हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट शिवम गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर अंबेडकर डीएसयू शिकारपुर कैंपस से। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 समिट का। एंड दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने हर कैंपस को इस चीज़ के लिए, इस इवेंट को करने के लिए कुछ कैंपस में इवेंट्स दिए हैं। वन ऑफ द इवेंट इज़ टू कंडक्ट द पॉडकास्ट. So let me introduce Mr. Shubham Maheshwari, who is founder of Being Chef. ये स्टार्टअप बहुत ही इनोवेटिव वर्क कर रहा है मल्टीपल क्यूसिन्स के ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ पे लेकर, और इनकी जो रेसिपीज़ हैं उनकी सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा और हेल्दी रिजल्ट्स देती हैं, और काफ़ी जो उनके कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको काफ़ी पसंद करते हैं। तो लेट मी टॉक टू मिस्टर शुभम एंड उनसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है बीइंग शेफ में जो उसको और ख़ास बनाता है। थैंक यू सो मच शिवम जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। बीइंग शेफ एक 2014 में एज अ कंपनी स्टार्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम से हुई। मैंने इंजीनियरिंग करा था MNIT जयपुर से 2013 में मैकेनिकल स्ट्रीम में। उसके बाद मैं एक यूएससी कंपनी में काम कर रहा था कंसल्टिंग में। तो हमेशा से इंटरेस्ट था कि ऐसा कुछ करना है जिसमें ग्रास रूट पे देश के ऊपर कुछ हम इम्पैक्ट कर सके, और ऐसे कुछ हम कंपनी या मॉडल को क्रिएट करें जो कि एक लेगेसी छोड़ के जाए, कि हम रहे ना रहे लोग उसके बारे में बात करें। बट आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था उस टाइम दिमाग में, तो डिसाइड करा कि सिर्फ चालू करने के लिए इट्स कूल टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज़ नॉट द रीज़न आई वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। बेटर आई वुड वांट टू वर्क ऑन एन आइडिया जिससे मेरे को एक कनेक्शन फील हो, एंड इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर ली उस टाइम। और फिर 3 महीने के अंदर जब पहली बार जयपुर में पले बड़े, स्टार्ट सब जयपुर में हुआ, इंजीनियरिंग भी जयपुर में हुआ, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ जो इंडिया में ऑफिस था वहाँ पे। तो गुड़गांव के अंदर डेली मील्स हमारा सॉर्टेड नहीं था, रोज़ खाने को लेके परेशानी होती थी, कुक का इशू, और ये सबकी परेशानी है। जो भी अपने घर से दूर रह रहा है, आप 4 तरीके से अपना खाना खा सकते हैं। या तो आप खुद बना सकते हैं, या आपके लिए कोई बना रहा हो खाना, जो आपकी शायद मॉम भी हो सकती है, तो मेड भी हो सकती है, कोई आपके लिए कुक कर रहा है, या फिर आप कहीं तो आपने टिफ़िन सर्विस लगा रखा है जहाँ से टिफ़िन आ रहा है, या फिर आपने जोमेटो स्विगी, या उस टाइम तो थे भी नहीं, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप डिलीवरी वहाँ से मंगा सकते हैं। तो हम लोग भी इन सब चीज़ों पे परेशान थे। कुक हमारा रेगुलर नहीं था, कुक के इशूज़ थे, और कुक जब देखो आलू प्याज की कॉम्बिनेशन, और सब जगह प्रॉब्लम है, और कहीं पे भी न्यूट्रिशन की बात तो हो ही नहीं रही। एज अ कंट्री जहाँ पे 80% लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, 75% लोगों को वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, वहाँ पे हम न्यूट्रिशन को इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और मासेस को न्यूट्रिशन के साथ कंबाइन करके ज्वाइन कराना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन हैज़ ऑलवेज बीन सोल्ड एज लग्जरी इन इंडिया, कि तो अमीरों के शौक है, तो मर्सिडीज़ है, सिर्फ हाई क्लास लोग वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह से उसको पूरा कंसेप्चुअलाइज करा गया है, बेचा गया है। और सबसे मेजर इशू जो मेरे को लगता है न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन एक बेसिक नेसेसिटी है, दैट्स योर बेसिक राइट, जो आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी नहीं होंगे तो ना आप देश की प्रोडक्टिविटी में कहीं आप हेल्प कर सकते हैं, ना आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा, सब कनेक्टेड है, आपकी फैमिली हेल्दी नहीं होगी, वो सब चीज़ें। सो वो चीज़ कहीं दिमाग में अटकी, एंड वो दिमाग में था। और फिर 3 महीने बाद जॉब ज्वाइन करने के एक दिन ऐसे किचन में घुस गए, सोचा कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं खाना बनाना, खाना तो बना ही लेंगे। और जितने कॉन्फिडेंस से घुसे उतने अंडर कॉन्फिडेंट बाद में निकले 45 मिनट बाद, क्योंकि जो बनाया खाना वो इतना ख़राब था कि हमारे पास एक बीगल है, मेरे पास, सो आई एम अ डॉग लवर, तो बीगल भी नहीं खाती, वो सूंघ के भी चले जाती वो, और बहुत बेसिक खाना था। फिर समझ में आया कि जितना सिंपल एक वीडियो में होता है इतना सिंपल है नहीं रियल टाइम बनाने में। तो क्या हम कुकिंग को चेंज करें और साथ में न्यूट्रिशन को कंबाइन करें। तो उस हिसाब से फिर वो बीइंग शेफ की शुरुआत हुई। मैंने 8 महीने में जॉब छोड़ दी, एंड वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट जिसको यूज़ करके कोई भी बंदा 5 मिनट के अंदर और 8 सिंपल स्टेप्स के अंदर खाना बना सकता है। तो 2014 सबसे पहले हमने लॉन्च करा प्रोडक्ट, वी वर द फर्स्ट वन टू डू दैट, एंड उसके बाद से फिर जर्नी चलती रही, हम लोग और इनोवेट करते रहे काफ़ी प्रोडक्ट लाइंस में, काफ़ी बिजनेस मॉडल के अंदर। सो उस तरह से हमारा पूरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ बीइंग शेफ का। तो बेसिकली न्यूट्रिशन को लेकर आपने किस तरह फोकस किया? ऐसा क्या है कि वो रेसिपी जल्दी बन जाती है, और उस चीज़ का इम्पेक्ट बॉडी पे और इंसान के मेंटल या डे टू डे लाइफ में कैसे पड़ रहा है, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर रही है वो रेसिपी? राइट। सो न्यूट्रिशन का ना सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से इसको बेचा जाता है न्यूट्रिशन को इंडिया में, कि देयर इज़ नथिंग विच इज़ जेनेरिक फिट। ऐसा नहीं होता कि ये फिट दाल मखनी है या फिट कढ़ाई पनीर है, जस्ट बिकॉज उसमें आइटम में आपने क्रीम कम कर दिया या ऑयल कम है, वो डजंट बिकम फिट। हर एक की बॉडी अलग है और हर एक की बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है।
तो जो मेरे लिए शायद अच्छा होगा वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप इसको आयुर्वेद से भी कनेक्ट करेंगे, वात पित्त कफ अलग अलग प्रोफाइल्स होती है सबकी, तो हमारा ये था कि हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन देंगे और उसको बहुत इस रेट में कि अगर मैं बात करूँ आपको डेली का 200 से 300 रुपए के अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर सब मिल जाए। जिस रेट में आपको टिफिन नहीं मिलता नॉर्मल, उस रेट में, और कैसे हम प्रॉफिटेबली करें, तो वो चीज़ हमने थोड़ा सा सिस्टम क्रैक करा। तो हमारा ये है कि आपकी बॉडी एनालाइज करके हम आपको आपकी बॉडी के हिसाब से खाना देते हैं जो आपकी बॉडी गोल अचीव करने में हेल्प करता है। और उसमें बहुत सारे फीमेल्स को फोकस भी प्लान्स है जिनको हमेशा से इग्नोर करा गया है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। फीमेल्स को फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। हमारे घर में खाना बन जाता है, हम खा लेते हैं, पर हमने शायद बहुत ही कम बार पूछा होगा मॉम से कि मॉम आपने कब खाना खाया, कब नहीं खाया, और फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब सुबह शाम फीमेल्स ही इतने सारे काम कर रहे होते हैं पर उनके न्यूट्रिशन की कोई बात नहीं कर रहा, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके कोई बात नहीं कर रहा। तो वो सब चीज़ को इंकॉर्पोरेट करके तो न्यूट्रिशन को, और दूसरा हम लोगों ने जो हम ऑन डिमांड मील्स के अंदर भी हम जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी हमने क्या करा है कि अब मैं दिल्ली में हूँ तो छोले भटूरे तो यहाँ का स्टेपल फूड है, लोगों को खाना ही है, तो मैं क्या उसमें कैसे हेल्थ कॉम्पोनेंट डाल दूँ या उसको मैं कितना कम अनहेल्दी बना दूँ। तो जो हम जिस चीज़ पे प्राइमरीली काम करा कि गिल्ट फ्री चीट मील्स, जो आपका चीट मील्स था छोले भटूरे बर्गर, उसको कैसे मैं कितना गिल्ट फ्री कर दूं कि जिससे कि बंदा वो खाते हुए भी उसको प्रॉब्लम ये ना हो कि उसको गिल्ट हो रहा हो कि मैंने बहुत अनहेल्दी खाया। तो कांस्टेंट इनोवेशन है प्रोडक्ट के अंदर कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ग्रास रूट पे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ वॉट वी हैव बीन वर्किंग ऑन। तो आप क्या कुछ अपनी स्टार्टअप की कुछ फेमस रेसिपी डिस्कस करना चाहेंगे जो कि लोगों को पसंद आई हो और उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे उस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा हो? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत फेमस हुई हो और काफ़ी उसने कम ही टाइम में लोगों का दिल जीता हो, इस चीज़ में आप कुछ बता पाएंगे हमें? तो छोले भटूरे जो हमने इनोवेट करे वो तो सबका दिल जीता है, दिल्ली में हम बैठे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग मिलेट्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। ओके। और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। टाइमिंग भी अभी उस तरह से ही है कि गवर्नमेंट को भी समझ में आया मिलेट की इंपॉर्टेंस, और ये इंटरनेशनली सब जने मिलेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें कार्बन फुटप्रिंट कम है, अब वाटर बहुत कम यूज़ होता है, तो आपका वाटर सेव बहुत होता है। और मिलेट्स हमेशा से हमारे इंडियन इकोसिस्टम में मिलेट्स ही था डाइट। जो लोग अमीर थे वो अफोर्ड कर पाते थे गेहूं चावल, बट गांव में तो अभी भी आप देखेंगे तो ज्वार वगैरह इन्हीं के ऊपर मील्स हैं। और बट वो कमर्शलाइजेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, वो जिस तरह से एक मूवमेंट बना कि जी सब जने अब गेहूं उगाएंगे, सब जने चावल उगाएंगे, सब जने उगाएंगे, तो वो मतलब नाउ वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक रूट्स, जिसकी वजह से इंडिया जाना जाता था, जिसकी वजह से इंडिया की हेल्थ की बात हुआ करती थी, जिसकी वजह से इंडिया की इम्यूनिटी की बात हुआ करती थी। तो हम मिलेट्स को कैसे यूथ में इनकॉर्पोरेट करें उनकी लाइफस्टाइल में, और उनके दिमाग से वो हटा दें कि हेल्दी खाना बोरिंग होता है। हेल्दी खाना टेस्टी भी हो सकता है, हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, इनोवेटिव भी हो सकता है, और हेल्दी खाना बहुत सस्ता भी हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बोरिंग नहीं है हेल्दी खाना, मतलब आपका टेस्टी भी है और बहुत सस्ता भी है। तो वो उसमें तो मिलेट्स के ऊपर हम लोग बहुत चीज़ें कर रहे हैं। तो मिलेट्स वाली ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही शायद कम लोग कर रहे हैं इंडिया में, तो उसकी वजह से हमको काफ़ी वो चीज़ लोग सराहते हैं हमारी, दे अप्रिशिएट दैट। सो या दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल रियली लाइक अबाउट अस। ओके, बट जैसा कि हमने इंडिया में देखा है सबसे ज़्यादा कि जो फूड है, जो फूडी पीपल है, उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी या फिर बहुत ही ज़्यादा चटपटा, अगर हम चाट की बात करें या जो ऑयल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उनका टेस्ट अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे जो इतने सालों से बना हुआ है, जैसे ही हेल्दी वर्ड आता है या हेल्दी फूड माइंड में आता है, तो वो इंटरेस्ट अपने आप ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा समय लगता है। तो उस चीज़ को जो इतने सालों से बनी हुई है, उस चीज़ को लेकर अब कैसे उसको ग्राउंड लेवल पर लोगों की सोच को वो कर सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फूड, एक हेल्दी फूड भी बन सकता है। तो उस चीज़ को लेकर आपका क्या विकल्प है? तो हमारी ना हमेशा से थ्योरी ऐसी रही कि हम किसी पे भी ना कुछ थोपते नहीं है। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग समथिंग। एक तो आप पुश करो कि मैं आपको बोलूँ कि जी आपको तो यही करना है, आपको तो यही चलाना है, या मैं आपको जो आप कर रहे हो वो तो मैं आपको देते रहूँ। मैं बोलूँ कि अच्छा आप ये मतलब आप एग्जांपल समझ लीजिए 5 रुपये का आप पेन यूज़ करते हैं और मेरे को एक 10 रुपये का या 7 रुपये का या 5 रुपये का कुछ अलग पेन है जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, जो आपकी जिससे आपकी इंक नहीं फैले, जिससे जो लंबा चले, वो मेरे पास है। पर बिकॉज आपकी हैबिट एक 5 रुपये के पेन को यूज़ करने की है, तो मैं आपको ऑप्शन में दोनों दे रहा हूँ कि आप ये वाला भी यूज़ कर लो, ये भी यूज़ कर लो, सेम प्राइस में है। तो एक तो इंडिया का कंज्यूमर बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है,
तो हम वो प्राइस वाला फैक्टर उसके डिसीजन मेकिंग में उसके रेजिस्टेंस को हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा महंगा है इसलिए आप वो ना सोचो, तो महंगे का फैक्टर हटा दिया उसमें से, सेम प्राइस में है, आप 5 रुपये वाला पेन यूज़ कर रहे हो, सामने आपको दिखता रहेगा, कभी ना कभी तो आप ये ऑप्शन भी यूज़ करोगे, और जब इससे आप यूज़ करोगे और लिखोगे जब आपको समझ में आएगा कि जब मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा हूँ मेरे को इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, तो ऑटोमेटिकली आप वो ग्रेजुअली उसमें शिफ्ट हो जाओगे। जैसे एग्जांपल पिज़्ज़ा की हम बात करें तो पिज़्ज़ा हम नॉर्मल में भी देते हैं, थिन क्रस्ट के अंदर जो नॉर्मल हर जगह मिल रहा है, प्लस हम ब्लैक व्हीट के अंदर भी देते हैं जो कि शायद हम ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा जितना मेरे को नॉलेज में है ब्लैक व्हीट के ऊपर, विच इज़ हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो ऑप्शंस वहीं सारे अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक व्हीट ही मिलेगा, सिर्फ ऐसे ही मिलेगा, आपको जो कर रहे हैं उसको भी हम अपने रेसिपी से जितना हेल्दी बना सकें वो, प्लस साथ में जो हमारे इनोवेटिव ऑप्शन है दोनों हम साथ में रख के रखते हैं। दैट्स हाउ पीपल विल शिफ्ट एंड दैट्स हाउ दे विल वर्क। इंडिया में इफ़ यू वांट कि आपको पुश करना है तो आपको बहुत कैश बर्न करना पड़ेगा, और हमारा फिलॉसफी ऐसी है कि हम जो कंपनी बना रहे हैं इट्स वर्किंग ऑन अ यूनिक मॉडल विच कंबाइंस प्रॉफिट, स्केल एंड इम्पैक्ट। तो इंडिया में यूजुअली आप कंपनीज देखेंगे जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है, हर ठेले वाला प्रॉफिटेबल होता है, वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता लॉस, उसको डेली का तो 100 200 500 हज़ार रुपये बनाना मतलब प्रॉफिट में ज़रूरी ही है, कल के लिए माल खरीदना है जो भी करना है, पर वो स्केल नहीं कर पाता। जो कंपनीज बहुत ज़्यादा स्केल कर चुकी हैं बहुत ही कम है जो उसमें प्रॉफिटेबल है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूँ मैक्सिमम कैश बर्न कर रही हैं, और जो इम्पैक्ट पे काम कर रही है कंपनीज यूजुअली वो NGOs होती हैं, ग्रांट के ऊपर काम कर रही हैं। तो क्या हम तीनों को एक मॉडल में कंबाइन कर सकते थे, ये हमने चैलेंज उठाया और वो हमने बिल्ड करा। तो उस तरह से कुछ थोड़ा बहुत मॉडल में चलता रहता है, ऐसे कुछ चीज़ें बिल्ड करते रहते हैं। तो आपका आने वाले इस इनिशिएट को लेकर इसको आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं कि आप इंडिया के अलावा इसको इंडिया में किस तरह आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, और आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं इस चीज़ को लेकर? सो हम लोग काफ़ी कुछ इनोवेशन कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, कि फूड के अंदर जो सबसे मेजर एक इशू है स्टैंडर्डाइजेशन का, आप चाहे कितने प्रोसेस कितने भी SOPs बना दो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको हम कैसे इशू को सॉल्व करें। हम ऑटोमेशन पे बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पे बहुत हैवी इन्वेस्टेड है कि हम टेक्नोलॉजी के हेल्प के थ्रू कैसे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करें और उसको ऑप्टिमाइज बनाएं, क्योंकि अगर मेरे को लो कॉस्ट में प्रॉफिटेबली सामान देना है तो देयर हैज़ टू बी अ वेरी मेजर टेक्नोलॉजी रोल प्ले इन दैट। तो वो चीज़ है। और दूसरा जहाँ तक एक्सपेंशन की बात है, हम लोग इंडिया में तो उसको एक्सपेंड कर ही रहे Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में साइमल्टेनियसली, और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल भी एक्सपेंशन पे जाएंगे। हम वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कि जहाँ पे मील किट का इंक्लूजन और उसके अलावा जो हमारे बाकी मॉडल्स हैं उन सबका इंक्लूजन, तो उन सब चीज़ों पे साइमल्टेनियसली पैरेलली काम कर रहे हैं। बट वी आर इन नो हरी। हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें 2 साल में $1 बिलियन या वो करनी है, हमें सस्टेनेबल तरीके से वो बनाना है। हमें ग्रोथ स्टोरी ऐसी बनानी जो सस्टेनेबल हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसे नहीं हो कि सिर्फ फंडिंग के बेसिस पे कंपनी चलते रहे। तो वो हर एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में रखते रखते उसी के हिसाब से क्लोज करते हुए उसको, और काफ़ी अब तो हम काफ़ी एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो कर रहे हैं, 100% मंथ ऑन मंथ रेट से ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि आपका जो इनोवेशन है या जो इस स्टार्टअप का जो बेस लगा है इस इंडस्ट्री में बहुत ही यूनिक है। बिकॉज न्यूट्रिशन को लेकर इस चीज़ पे फोकस करना कि लोगों की हेल्थ, क्योंकि हर चीज़ इससे बहुत डिपेंड करती है, स्पेशली इंडिया की जो लाइफस्टाइल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ पर डिपेंड करती है कि अगर आप मेंटली फिजिकली और हर तरह से फिट हो तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप खा क्या रहे हैं। ठीक है, उसी चीज़ से आपकी डेली रूटीन, आपकी लाइफ, इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और आप मेन उसी चीज़ पर मेन फोकस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर टीम। बट मतलब कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बहुत अलार्मिंग लगता था कि 1% हमारी GDP का लॉस हो जाता है हर साल बिकॉज ऑफ द अनप्रोडक्टिविटी इशूज़। तो 1% GDP का लूज करना इज अ बिग थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट 15% लोग रोज रात को भूखे सोते हैं इंडिया में, और तब भी हम जैसे लोग जो घर से दूर रह रहे हैं, या फिर जो हमारा मेजर टारगेट ग्रुप है वो 22 से लेके 35 साल तक के लोग, जो कि मिलेनियल्स की बात करते हैं, जो कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन भी कंप्राइज करता है इंडिया के अंडर 30। हम जैसे लोग चाहते ही नहीं है फूड वेस्ट करना, बट वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फूड। किचन्स के अंदर सामान लेकर आए, एक्सपायर हो गया, फिक गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इट्स टू मच ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट टू मैनेज द फूड, मैनेज द किचन। तो वो हम आपकी लाइफ से वो सब चीज़ हटाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ को सिंपल और कन्वीनियंट बनाना चाह रहे हैं, और बहुत प्यार मोहब्बत से चुपचाप से हेल्थ भी आपके लाइफस्टाइल में और न्यूट्रिशन भी आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इससे पहले भी काफ़ी तरह के इनिशिएटिव देखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ पाउडर फूड और इनिशिएटिव, बट वो लगता है कि न्यूट्रिशंस उन चीज़ों में काफ़ी लैग करे हैं।
एंड डेफिनेटली इस तरह की चीज़ अगर हमारी डेली फूड हैबिट में आ जाएगी तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा और इस चीज़ का इकोनॉमी पे भी एज ए कंट्री इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा. इवन we need such kind of Right. innovation and habit in our life which focus on more nutrition, health, because it mainly impact everything. राइट. So GDP. एंड ग्रेजुअली वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस आइडियोलॉजी कि हम 2-2 रुपए बचाने वाली आइडियोलॉजी से हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं 2 रुपए बचा रहा हूँ, पर अगर मेरे आज 2 रुपए बचाने से कल को मेरा 2000 रुपए का लॉस हो रहा है तो इट्स ऑफ नो यूज़. तो इमीडिएट 2 रुपए बचना वो दिखता है. एग्जाम्पल, लोग बाग हम जैसे बाहर भी स्ट्रीट फूड खाते हैं, सब खाते हैं, तो अब ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है. रीयूज ऑयल यूज़ करना ही नहीं चाहिए हमें. रीयूज ऑयल चल रहा है, तो हम रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, जो भी लोग F&B में, उनको भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि किसी तरह से वो ऑयल, मैंने देखा है बहुत सारे जने वो ऑयल बेच देते हैं जो उनका रीयूज होता है. खुद भी काफ़ी बार वो होने के बाद पूरा काला तेल फिर वो बेच देते हैं. वो वेंडर्स को आके, कुछ जने कहते हैं कि हम उसको यूज़ करेंगे, पर काफ़ी लोग उनको सीधा स्ट्रीट वेंडर्स को बेच देते हैं. तो वहाँ पे आप 2 रुपए बचाने के चक्कर में किसी और के आप ट्रांस फैटी एसिड बढ़ा रहे हैं. और गवर्नमेंट तो बहुत बुलिश भी है कि हमको ट्रांस फैटी एसिड 2% से कम लेकर आना है. तो हम कौन सा कच्ची घनी ऑयल यूज़ करें, प्रोसेस ऑयल ना यूज़ करें. ये सब बहुत बेसिक चीज़ें जिसके थ्रू हम वैसे भी हमारी लाइफस्टाइल को बहुत अलग लेवल पे बदल सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, सब हो जाएगा. पर एज एन नेशन भी हमें समझना जरूरी है. और सब जने जितने भी इकोसिस्टम के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फूड ब्रांड के ओनर्स हो गए या फिर जो कंज्यूमर्स हो गए, दोनों को भी अवेयर होना जरूरी है. तो वो आई थिंक बेसिक कुछ चीज़ें भी सॉर्ट कर देंगे तो काफ़ी कुछ हमारे को पुश मिल जाएगा, क्योंकि ऑयल और ये सब चीज़ों का तो बहुत मेजर रोल रहता ही है आपके कोलेस्ट्रॉल से लेके सारे पैरामीटर्स डिसाइड करने में. सर डेफिनेटली, क्योंकि इन्हीं तरह की बैड फूड हैबिट्स की वजह से ही कई तरह की हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. इतनी यंग एज में ही आजकल जो हमारा यूथ है वो इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा है और इतनी अर्ली एज में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में होती थी पहले. क्योंकि हम सब ने जो सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव काम किया है समय के रहते हुए, वो है हमने अपनी जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स होती थी, जो ग्राउंड लेवल पर हमारे पहले के जो बाजरा होता था, वेट होता था, इन सब चीज़ों को छोड़कर जो हमने अपना ये थोड़ा सा लिविंग स्टाइल और फूड स्टाइल चेंज किया, उससे सारी जनरेशन सफ़र कर रही है, स्पेशली द यंग जनरेशन. बट देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोगों को अब थोड़ा सा समझ आने लगा है, अपने हेल्थ के लिए अवेयर होने लगे हैं, वो वापस उसी फूड को अब चूज करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर गोइंग अगेन बैक टू बाजरा, व्हीट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज डेफिनेटली ए ग्रेट इनोवेशन इन द मार्केट, जो आप कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन और हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ही फैक्टर है एक देश की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए. सो डेफिनेटली, तो आप मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यूथ को और क्या आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी से वो क्या और सीख सकते हैं और उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज सिंपल है. अगर हम फूड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हम सबको हमारी फिटनेस को लेके अवेयर होना ज़रूरी है. सिर्फ जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से फिट नहीं हो जाता इंसान. 70% ऑफ द रोल इज़ बीइंग प्लेड बाय फूड. खाना बहुत ज़रूरी है. 30% ही एक्सरसाइज का है. तो एक्सरसाइज करते करते साथ में आपको अपने मील्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है. अगर एक नेशन फिट नहीं होगा तो नेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता. और जैसे आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनी नेशन, बट जिन डेवलप कंट्रीज़ में जिन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, वो सब में कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल आ ही रहे हैं. लोगों के इंटरेस्ट कितना है कि वो अपने प्रोडक्टिविटी कितने हैं काम के अंदर, कितने घंटे वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सब लेथार्जिकनेस वगैरह, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. तो हमारे पास एक आयुर्वेद की, हमारे पास इतनी नॉलेज है हमारे पुराने सारे इकोसिस्टम के अंदर, उन सबको यूज़ करके उन सबको हम हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत इंकॉर्पोरेट करें. दैट इज़ वन थिंग दैट मैं फूड और हेल्थ के पर्सपेक्टिव में सबको एडवाइस देना चाहूँगा. बाकी इन जनरल जो मेरे को लगता है, मैं सबको कहता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग. देयर इज़ नथिंग दैट यू हैव टू लूज़. जितना जल्दी आपको स्टार्टअप चालू करना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, 21, 22, 23 साल की आप यंग एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत कम जने होंगे जिनकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है कि वो अगर अपनी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली के डिपेंडेबिलिटी पे वो सवाल आता है. बट 80-85% में ऐसा सीन नहीं होता. इट्स जस्ट दैट कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस पे उन सब पे टाइम तो निकल ही जाएगा. तो उनको भी यूज़ करना है. तो वो एक न्यूक्लियर एनर्जी है, तो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह अपनी लाइफ में मत इम्पैक्ट होने दीजिए कि आपका वो टाइम वेस्ट करा है. उसको न्यूक्लियर एनर्जी की तरह आप यूज़ करिए कि आपको कुछ बहुत
जल्दी कुछ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सीखना है, तो उस तरह से तो लाइफ को लाइट भी लेना चाहिए, इन्जॉय भी करो, चिल भी करो, सब कुछ करो, बट द पॉइंट इज़ दैट यू शुड हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। जो मेरे को लगता है यूथ में, जहाँ मेरे को एक थोड़ा बहुत मिसिंग लगता है बहुत जगह ना, कि बिना पर्पस के आप चल रहे हो, आप डेली जियो, पर अगर आज मेरे को डायरेक्शन भी नहीं पता कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, मेरे को कलकत्ता की तरफ जाना है, तो अगर डायरेक्शन पता है तो मैं 10 किलोमीटर चला तब भी मैं कहीं पे उस डायरेक्शन की तरफ चला, बाद में वो डायरेक्शन बदल जाए इट्स फाइन, बट जितना भी मैं काम करूँ एक कुछ सोच को, एक विजन को लेके करूँ। और नहीं तो अगर मैं 40 किलोमीटर चला, 10 नॉर्थ, 10 साउथ, 10 ईस्ट, 10 वेस्ट, तो मैं घूम फिर के दिल्ली में ही रहा। तो हल्का बहुत डायरेक्शन रखो, लिव इन मोमेंट, रोज में जियो, एंजॉय करो, अपने काम को लेके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, टू डू लिस्ट बना के, अपनी पर्सनल लाइफ को आप एंजॉय करो, मीट योर फ्रेंड्स, मीट योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद देम, अपनी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को लेके अपने उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, और इनका एक बैलेंस बना के आप डे टू डे में लाइफ जियो। और आई थिंक लाइफ इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। जो मेरे को एक एटीट्यूड लगता है कि जब दौड़ रहे तो इतना दौड़ रहे कि एग्जॉस्ट हो गए, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, लाइफ मैराथन है। आप बैलेंस बना के कंटिन्यूस आप चलते रहोगे, हैविंग अ विजन इन योर माइंड, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर ही लोगे। एंड परेशानी सबके लाइफ में आती है, चीज़ें फिगर आउट हो जाती है। अगर थक जाओ तो मतलब आप क्विट मत करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, बट बी इन द गेम। इफ़ यू हैव टू विन द गेम, यू हैव टू बी इन द गेम, एज सिंपल एज दैट। तो कंसिस्टेंसी लाइफ में हर फील्ड में ज़रूरी है, परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। राइट। तो आपकी इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस रहे जब आपने एक इंजीनियरिंग लाइफ से, फिर मैं जहाँ तक आपका प्रोफाइल जानता हूँ कंसल्टेंसी में रहे, फिर कंसल्टेंसी से आप हॉस्पिटैलिटी में आए, राइट। तो क्या क्या चैलेंजेस और एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या आपने इस ड्यूरेशन में चैलेंजेस फेस करे हैं लाइफ में, और उनको कैसे ओवरकम किया? सबसे पहला चैलेंज तो ये था, मैं इंजीनियरिंग के बाद जब कंसल्टिंग में गया, तो कंसल्टिंग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल होती है। आपको बहुत सारे अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स दे दी जाती है, और फिर आपको अपना दिमाग लगा के, अपना थॉट प्रोसेस लगा के, यू नीड टू फिगर आउट सॉल्यूशंस की, एंड देन यू प्रपोज द सॉल्यूशन। एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि आप जो प्रपोज कर रहे हो उससे रियल टाइम पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किसी कंपनी के नंबर्स थोड़े से चेंज हुए हैं। जैसे आई वॉज प्राइमरी टू सेल्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो कैसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए उसमें आप कैसे उनको पुश कर सकते हैं, कैसे नंबर्स, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था फील्ड। बट जब उसके बाद जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में F&B सेक्टर में, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी मेरे को कुकिंग तो आता ही था, जब भी तो एक कॉन्सेप्ट निकला, तो मेरे को आइडिया नहीं था। बट आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, इट वॉज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार ये तो ऐसे ही हो सकता है, ये तो ऐसे ही होगा। हमेशा सोचा लॉजिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा। तो शुरू में जब हम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे, नो वन बिलीव्ड कि ऐसा कुछ हम बना सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा भी 5 मिनट में खाना बना सकता है यूजिंग दैट वन सिंगल किट। तो नो वन बिलीव्ड इन दिस। बट वो ये कि 3 महीने तक हम लोगों ने 3 बीटा वर्जन करके वो प्रोडक्ट लॉन्च करा, जिसके और उसके बाद फिर पूरी दुनिया बिलीव करने लगी। तो एंड दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क। जब आप कुछ नया कर रहे हो तो सब जने आके बोलेंगे जी इसमें ये परेशानी ये नहीं हो सकता। जब आप कर रहे हो सब आके बोलेंगे अरे हमें तो पता ही था कि ये तो हो ही जाना था, तुम में कुछ बात अलग ही थी, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मतलब वो ये कि वो सब चैलेंजेस रहे शुरू में। मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था, जब मैं 22 साल का था, 22 और 23 के बीच में था। तो उस टाइम पे भी ओवरऑल काफ़ी लोग आपको सीरियस नहीं लेते, स्टार्ट कर रहे हो वेंडर से लेके वो सब। तो शुरू में वो बिल्ड करना, वो सब चीज़ करने में टाइम लगा, एनर्जी लगी, बट वो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी। एंड आई थिंक जितना आप ग्रास रूट पे काम करोगे, मैंने हज़ारों डिलीवरियाँ मारी हैं, समझने के लिए अगर आप एक राइडर का पूरा प्रोसेस नहीं समझ सकते कि वो क्या क्या उसको लूप होल्स आते हैं क्या, तो आप उसके लिए क्या सिस्टम, बंद कमरे में एसी में बैठ के आप कंपनियां खड़ी नहीं कर सकते। आपको ग्रास रूट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप कर सकते हो शायद कंपनी खड़ी, पर वो लॉस मेकिंग कंपनी, अगर आपको एक्चुअल में कुछ लेगेसी क्रिएट करनी, तो जितना आप धूप में तपोगे, जो बड़े लोगों ने बोला है वो सही बोला है, तो मंडियों के चक्कर लगाए सब करें। एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड पूरी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही। अप्स एंड डाउन्स तो एक स्टार्टअप में आते ही रहते हैं, विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आपको यही लाइफ पसंद है कि डेली का एक्साइटमेंट, कोई मोनोटोनस बिहेवियर नहीं है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो मेरा तो इनहेरेंट नेचर थोड़ा वैसे ही है। एंड जैसे मैं काफ़ी ट्रिप्स भी जाता हूँ, बैकपैक भी करता हूँ, सब करता हूँ, तो रिस्क लेते रहते हैं कि कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। कहीं -15 डिग्री सेल्सियस में फंस गए तो रात कैसे निकालेंगे, और निकाल ली तो फिर सुबह लगता है कि यार अब इससे जिंदा बच गए, तो कहीं परेशानी आएगी तो सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो आई थिंक दैट्स हाउ, आई मीन खुद ही को खुद आप मोटिवेट करते रहो, सेल्फ मोटिवेट एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स यूजुअली। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशनल जर्नी हमने देखी शुभम जी की, और लेट मी थैंक हिम फॉर हिज प्रेशियस टाइम जो उन्होंने दिया हमारे यूथ के लिए अपने बिजी शेड्यूल से। तो ये काफ़ी अच्छा और इनोवेटिव अप्रोच लगा। डेफिनेटली
ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा, अभी भी है, कि एक फूड और लाइफ स्टाइल को एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना धीरे धीरे, क्योंकि हम जिस लाइफ स्टाइल से जो पहले थे, जो अभी में है, और उसको दोबारा से उसी फॉर्म में लाना ताकि हमारी हेल्थ, हमारा न्यूट्रिशन, हमारी लाइफ में बैलेंस आ सके। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं मान के चलूँगा कि बहुत बड़ा इनोवेशन है, इनोवेटिव स्टेप है जो कि शुभम जी ने लिया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिज प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।